मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। उन्नीस सौ 93। मानव अधिकारों के अधिक अच्छे संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का बंद करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के 44वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। प्रारंभिक। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह 28 संपूर्ण भारत पर है। तीसरा है, यह 28 सितंबर 1993 को प्रवर्त हुआ समझा जाएगा। दूसरा, परिभाषाएं। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, सशस्त्र बल से नौसेना, सेना और वायुसेना अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल है। बी है, अध्यक्ष से यथास्थिति आयोग का या राज्य आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है। बी ए है, मुख्य आयुक्त से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 74 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त अभिप्रेत है। सी है, आयोग से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अभिप्रेत है। डी है, मानव अधिकार से प्राण स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं। यह मानव अधिकार न्यायालय से धारा 30 के अधीन विनिर्दिष्ट मानव अधिकार न्यायालय अभिप्रेत है। एफ है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा से संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 16 दिसंबर 1966 को अंगीकार की गई सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंगीकार की गई ऐसी अन्य प्रसंविधा या अभिसमय या अभिसमय जो केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे अभिप्रेत है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा हो गई। अब हम सदस्य देखेंगे। सदस्य थे, यथास्थिति आयोग का या राज्य आयोग का सदस्य अभिप्रेत है। अगला है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अभिप्रेत है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अभिप्रेत है। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संविधान के अनुच्छेद 338 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अभिप्रेत है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संविधान के अनुच्छेद 338 का में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अभिप्रेत है। राष्ट्रीय महिला आयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय महिला आयोग अभिप्रेत है। अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है। विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। लोक सेवा का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता 21 में है। राज्य आयोग से 21 के अधीन गठित राज्य मानवाधिकार आयोग अभिप्रेत है। इस अधिनियम में किसी ऐसे विधि के जो जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवर्त नहीं है प्रति किसी निर्देश का उस राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में प्रवृत्त किसी तत्स्थानीय विधि के यदि कोई हो प्रति निर्देश है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्याय 2। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन। केंद्रीय सरकार एक निकाय का जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नाम से ज्ञात होगा इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए गठन करेगी। दूसरा है, आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात एक अध्यक्ष जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश रहा है। दूसरा, एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। तीसरा, एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है। अगला है, डी है, 3 सदस्य जिनमें से कम एक सदस्य महिला होगी जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है। तीसरा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बालक अधिकार
संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजन के लिए मुख्य आयुक्त। धारा 12 के खंड बी से खंड ड़ में बी से जे में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य समझे जाएंगे। 4 एक महासचिव होगा जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह आयोग की अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां सिवाय न्यायिक कृत्यों और धारा 40 बी के अधीन विनियम बनाने की शक्ति के वित्तीय शक्तियां सिवाय न्यायिक कृत्यों और धारा 40 बी के अधीन विनियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे। 5वां है आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और आयोग केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा। 4 है धारा 4 अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेगा, परंतु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात प्रधानमंत्री अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री, लोकसभा के में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति, परंतु यह और कि उच्चतम न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का कोई आसीन मुख्य न्यायमूर्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 2 है अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उपधारा 1 के पहले परंतुक में निर्दिष्ट 2 है अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उपधारा 1 के पहले परंतुक में निर्दिष्ट समिति में किसी सदस्य की कोई रिक्ति है। धारा 5 अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना। अध्यक्ष या कोई सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। 2 है उपधारा 2 दूसरे में उपधारा 2 की जगह पे उपधारा 3 है। उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त प्रक्रिया के अनुसार उपधारा 2 की जगह 3 है। उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर यह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात किया जाएगा कि यथास्थिति अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए। 3 है उपधारा 2 में किसी बात के होते हुए भी यदि यथास्थिति अध्यक्ष या कोई सदस्य दिवालिया न्याय निर्णीत किया जाता है या 2 है अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है या मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है या विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है या किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडादेश किया जाता है जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अक्षमता अंतर्वलित है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा। अंतर्वलित है तो राष्ट्रपति, इसके आगे यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, राय में नैतिक अक्षमता अंतर्वलित है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा। धारा 6 अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि। अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण तारीख से 3 वर्ष की अवधि
अब यहाँ पर कुछ संशोधन हुए हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि। अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक, तारीख से यहाँ पर 5 वर्ष लिखा हुआ है तो 3 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 70 वर्ष सही है, यहाँ पर 5 की जगह 3 है, इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा और वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा। ये इसमें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, और वह पुनः नियुक्ति का पात्र होगा। धारा 6 देख रहे थे तो हमारा पहला पॉइंट हो गया, 5 वर्ष की जगह पे क्या है 3 वर्ष है, और ये पुनः नियुक्ति के लिए भी पात्र होगा। दूसरा है, सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा पुनः नियुक्ति का पात्र होगा। सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की जगह पर है 3 वर्ष तक अपना पद धारण करेगा तथा 5 वर्ष की और अवधि के लिए पुनः नियुक्ति का पात्र होगा। तो यहाँ पर ये 5 वर्ष की जगह पे ये है कि 5 सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा पुनः नियुक्ति का पात्र होगा। परंतु कोई भी सदस्य 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात अपना पद धारण नहीं करेगा। दूसरा का परंतु है। तीसरा है, अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर न रह जाने पर भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। पात्र नहीं होगा। अब धारा 7, कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन। अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। दूसरा है, जब अध्यक्ष छुट्टी पर, अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तब सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है। धारा 8 है, अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें। अध्यक्ष और सदस्यों को संदेह, वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं। परंतु अध्यक्ष और किसी सदस्य के वेतन भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 9 है, रिक्तियां आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना। आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी या अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि है। धारा 10, प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। आयोग का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा जो अध्यक्ष ठीक समझे। दूसरा है, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग को अपनी प्रक्रिया के लिए विनियम अभिकथित करने की शक्ति होगी। तीसरा है, 10 का तीसरा है, आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय महासचिव द्वारा या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे। धारा 11 है, आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी वृंद केंद्रीय सरकार आयोग को 11 है, केंद्रीय सरकार आयोग को भारत के सचिव की पंक्ति का एक अधिकारी जो आयोग का महासचिव होगा, और दूसरा है, ऐसे अधिकारी के अधीन जो पुलिस महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण कर्मचारी वृंद तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी वृंद जो आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हों, उपलब्ध कराएगी।
दूसरा है ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं। आयोग ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारी वृंद नियुक्त कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे। तीसरा है उपधारा 2 के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं। अध्याय 3 है आयोग के कृत्य और शक्तियां। आयोग के कृत्य हैं धारा 12 में। तो आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर उसको प्रस्तुत की गई अर्जी पर। पहला है मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण या दुष्प्रेरण किए जाने की या ऐसे अतिक्रमण के निवारण में किसी लोक सेवक द्वारा अपेक्षा की शिकायत के बारे में जांच करना। दूसरा है किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्रवाइयों में जिसमें मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई अभिकथन अंतर्वलित है उस न्यायालय के अनुमोदन से मध्यक्षेप करना। सी है तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजन के लिए निरुद्ध या दाखिल किए जाते हैं वहां के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए निरीक्षण करना और उन पर सरकार को सिफारिश करना। डी है संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना और उसके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना। डी है ऐसी बातों का। ई है ऐसी बातों का जिसके अंतर्गत डी फिर से पढ़ते हैं कि संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना, उसके उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना। ई है ऐसी बातों का जिनके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य और जो मानव अधिकारों के उपभोग में विघ्न डालती हैं पुनर्विलोकन करना और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना। एफ मानव अधिकारों से संबंधित संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय लिखितों का अध्ययन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना। जी है मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, उसका संवर्धन करना। एच है एफ से फिर से पढ़ते हैं मानव अधिकारों से संबंधित संधि और अन्य अंतर्राष्ट्रीय लिखितों का अध्ययन करना, उसके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना। जी है मानव अधिकारों के क्षेत्र के अनुसंधान करना, उनका संवर्धन करना। एच है समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, संचार विचार माध्यमों, गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना। आई है मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को उत्साहित करना। जे है ऐसे अन्य कृत्य करना जो मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझे जाएं। तेरह है जांच से संबंधित शक्तियां। आयोग को इस अधिनियम के अधीन शिकायतों के बारे में जांच करते समय और विशिष्ट तथा निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी बात का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं, अर्थात काय साक्षियों को समन करना, हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना। बी है किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना। सी है शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। डी है किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना। यह साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। एफ है कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए। दूसरा है आयोग को किसी व्यक्ति से ऐसे किसी विशेषाधिकार के अधीन रहते हुए जिसका उस व्यक्ति द्वारा दूसरा है आयोग को किसी व्यक्ति से ऐसे किसी विशेषाधिकार के अधीन रहते हुए जिसका उस व्यक्ति द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दावा किया जाए ऐसी बातों या विषयों
पर इत्तला देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, जो आयोग की राय में जांच की विषय वस्तु के लिए उपयोगी हो या उससे सुसंगत हो, और जिस व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा की जाए वह भारतीय दंड संहिता 1860-45 की धारा 176-77 के अर्थ में ऐसी इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा। तीसरा है आयोग या आयोग द्वारा इस निमित्त विशेषतया प्राधिकृत कोई ऐसा अन्य प्राधिकारी जो राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से नीचे का ना हो। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 100 के उपबंधों के जहां तक वे लागू हों अधीन रहते हुए किसी ऐसे भवन या स्थान में जिसकी बाबत आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जांच की विषय वस्तु से संबंधित कोई दस्तावेज वहां पाया जा सकता है, प्रवेश कर सकेगा और किसी ऐसे दस्तावेज को अभिग्रहित कर सकेगा अथवा उससे उद्धरण या उसकी प्रतिलिपियां ले सकेगा। चौथा है आयोग की सिविल न्यायालय समझा जाना। और जब कोई ऐसा अपराध जो भारतीय दंड संहिता 1860-45 की 175, 78, 79, 80, 228 में वर्णित है आयोग की दृष्टिगोचरता में या उपस्थिति में किया जाता है, तब आयोग अपराध घटित करने वाले तथ्यों तथा अभियुक्त के कथन को अभिलिखित करने के पश्चात, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में उपबंध है, उस मामले को ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा जिसे उसका विचारण करने की अधिकारता है, और वह मजिस्ट्रेट जिसे कोई ऐसा मामला भेजा जाता है अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत सुनने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 346 के अधीन उसको भेजा गया हो। पांचवा है आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्रवाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 193, 228 के अर्थ में तथा धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्रवाई समझा जाएगा, और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195, 2 अध्याय 26 के सभी प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। छठवां है जहां आयोग ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझता है वहां वह आदेश द्वारा उसके समक्ष फाइल की गई या लंबित किसी शिकायत को उस राज्य के राज्य आयोग को जिससे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटारे के लिए शिकायत उद्भूत होती है अंतरित कर सकेगा, परंतु ऐसी कोई शिकायत तब तक अंतरित नहीं की जाएगी जब तक कि वह शिकायत ऐसी ना हो जिसके संबंध में राज्य आयोग को उसे ग्रहण करने की अधिकारता ना हो। सातवां उपधारा 6 के अधीन अंतरित की गई प्रत्येक शिकायत पर राज्य आयोग द्वारा ऐसी कार्रवाई की जाएगी और उसका निपटारा किया जाएगा मानो वह शिकायत आरंभ में उसके समक्ष फाइल की गई हो। 14 है अन्वेषण। आयोग जांच से संबंधित कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सहमति से केंद्रीय सरकार या उस राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा। दूसरा है जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए कोई ऐसा अधिकारी या अभिकरण जिसकी सेवाओं का उपधारा 1 के अधीन उपयोग किया जाता है आयोग के निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा, हाजिर करा सकेगा, उसकी परीक्षा कर सकेगा। बी है ऐसी दस्तावेज का प्रकट और पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा, और सी है किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा कर सकेगा। तीसरा पॉइंट है धारा 15 के उपबंध किसी ऐसे अधिकारी या अभिकरण के समक्ष जिसकी सेवाओं का उपधारा 1 के अधीन उपयोग किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के संबंध में लागू होते हैं। चौथा है जिस अधिकारी या अभिकरण की सेवाओं का उपयोग उपधारा 1 के अधीन किया जाता है वह जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करेगा और उस पर आयोग को ऐसी अवधि के भीतर जो आयोग द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए रिपोर्ट देगा। 5 है आयोग उपधारा 4 के अधीन उसे दी गई रिपोर्ट में कथित तथ्यों और निकाले गए निष्कर्षों की यदि कोई हो सही होने के बारे में अपना समाधान करेगा, और इस प्रयोजन के लिए आयोग ऐसी जांच जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति की या उन व्यक्तियों की परीक्षा है जिसने
5 फिर से पढ़ रहे हैं। आयोग उपधारा 4 के अधीन उसे दी गई रिपोर्ट में 5वां आयोग उपधारा 4 के अधीन उसे दी गई रिपोर्ट में कथित तथ्यों की और निकाले गए निष्कर्षों की यदि कोई हो सही होने के बारे में अपना समाधान करेगा। और इस प्रयोजन के लिए आयोग ऐसी जांच जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति की या उन व्यक्तियों की परीक्षा है जिसने या जिन्होंने अन्वेषण किया है उसमें सहायता की हो कर सकेगा जो वह ठीक समझे। 15 है आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन। आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन के सिवाय उसे किसी सिविल या दंडिक कार्रवाई के अधीन नहीं करेगा या उसमें उसके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि ऐसा कथन ऐसे प्रश्न के उत्तर में किया जाता है जिसका उत्तर देने के लिए उससे आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए या बी है जांच की विषय वस्तु से सुसंगत है। धारा 16 उन व्यक्तियों की सुनवाई जिस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभव है यदि जांच के किसी अनुक्रम में आयोग के किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है या दूसरा है आयोग की यह राय है कि जांच से किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभव है तो वह उस व्यक्ति को जांच में सुनवाई और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्त अवसर देगा, परंतु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जा रहा है। अध्याय 4 प्रक्रिया शिकायतों की जांच। आयोग मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों की जांच करते समय केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या संगठन से ऐसे समय के भीतर जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए जानकारी या रिपोर्ट मांग सकेगा, परंतु यदि आयोग को नियत समय के भीतर जानकारी या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती तो वह शिकायत के बारे में स्वयं जांच कर सकेगा। बी है यदि जानकारी या रिपोर्ट की प्राप्ति पर आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई और जांच अपेक्षित नहीं है अथवा अपेक्षित कार्रवाई संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा आरंभ कर दी गई है या की जा चुकी है तो वह शिकायत के बारे में कार्यवाही नहीं कर सकेगा और शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित कर सकेगा। दूसरा है खंड 1 में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि आयोग शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझता है तो जांच आरंभ कर सकेगा। धारा 18 जांच के दौरान और जांच के पश्चात कार्रवाई। आयोग इस अधिनियम के अधीन की गई किसी जांच के दौरान और उसके पूर्व होने पर निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगा, अर्थात पहला है जहां जांच से किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकार का अतिक्रमण या मानव अधिकारों के अतिक्रमण के निवारण में उपेक्षा या मानव अधिकार के अतिक्रमण का उत्प्रेरण प्रकट होता है तो वहां वह संबंधित सरकार या प्राधिकारी को शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति या उससे कुटुंब के सदस्यों को ऐसा प्रतिकर या नुकसानी का शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्य को ऐसा प्रतिकर या नुकसानी का संदाय करने की सिफारिश कर सकेगा जो आयोग आवश्यक समझे। दूसरा है संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए कार्रवाई आरंभ करने या कोई अन्य समुचित कार्रवाई करने के लिए सिफारिश कर सकेगा जो आयोग ठीक समझे। तीसरा है यदि ऐसी अन्य कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे। बी है उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय को ऐसे निर्देश आदेश रिट के लिए जो वह न्यायालय आवश्यक समझे अनुरोध करना। सी है जांच के किसी प्रकरण पर संबद्ध सरकार या प्राधिकारी को पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्यों को ऐसी तत्काल अंतरिम सहायता मंजूर करने की जो आयोग आवश्यक समझे सिफारिश करना।
डी है खंड ई के उपबंधों के अधीन रहती हुई जांच रिपोर्ट की प्रति अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराना। ई है आयोग अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति अपनी सिफारिशों सहित संबंधित सरकार या प्राधिकारी को भेजेगा और संबंधित सरकार या प्राधिकारी 1 मास की अवधि के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो आयोग अनुज्ञात करे रिपोर्ट कर अपनी टीका टिप्पणी आयोग को भेजेगा, जिसके अंतर्गत उस पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई है। एफ ए आयोग संबंधित सरकार या प्राधिकारी की टीका टिप्पणी सहित यदि कोई हो अपनी जांच रिपोर्ट तथा आयोग की सिफारिशों पर संबंधित सरकार या प्राधिकार द्वारा की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को प्रकाशित करेगा। धारा 19 सशस्त्र बलों की बाबत प्रक्रिया। इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी आयोग सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में कार्रवाई करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा। अर्थात आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। बी है रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात आयोग यथास्थिति शिकायत के बारे में कोई कार्यवाही नहीं करेगा या उस सरकार को अपनी सिफारिश कर सकेगा। दूसरा, केंद्रीय सरकार सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को 3 मास के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो आयोग अनुज्ञात करे सूचित करेगा। तीसरा, आयोग केंद्रीय सरकार को की गई अपनी सिफारिशों तथा ऐसी सिफारिशों पर उस सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। चौथा है, आयोग उपधारा 3 के अधीन प्रकाशित रिपोर्ट के प्रति अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराएगा। धारा 20 आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें। आयोग केंद्रीय सरकार को और संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा। दूसरा है यथास्थिति। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित यदि कोई हो यथास्थिति संसद या राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी। अध्याय 5 राज्य मानव अधिकार आयोग। 21 राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन। कोई राज्य सरकार इस अध्याय के अधीन राज्य आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन कर सकेगी, जिसका नाम राज्य का नाम मानव अधिकार आयोग होगा। दूसरा है राज्य आयोग ऐसी तारीख से जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कई निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात का एक अध्यक्ष जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश रहा हो। बी एक सदस्य। पहले था कि एक अध्यक्ष जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति बस रहा हो, पर अब है मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश रहा हो। बी है एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है और जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो। सी है एक सदस्य जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है।
तीसरा है एक सचिव होगा जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह राज्य आयोग की अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए राज्य आयोग की सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा। चौथा है राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। पांचवा है कोई राज्य आयोग केवल संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 और सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत मानव अधिकारों के अतिक्रमण किए जाने की जांच कर सकेगा, परंतु परंतु यदि किसी ऐसे विषय के बारे में आयोग द्वारा या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन सम्यक रूप से गठित किसी अन्य आयोग द्वारा पहले से ही जांच की जा रही है तो राज्य आयोग उक्त विषय के बारे में जांच नहीं करेगा। परंतु यह और कि जम्मू कश्मीर मानव अधिकार आयोग के संबंध में यह उपधारा ऐसे प्रभावी होगी मानो केवल संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 और सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत शब्द और अंकों के स्थान पर जम्मू कश्मीर राज्य को यथा लागू संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत और उन विषयों की बाबत जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधियां बनाने की शक्ति है शब्द और अंक रख दिए गए हों। छठवां है 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारें राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सहमति से यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को साथ साथ अन्य राज्य आयोग का सदस्य नियुक्त कर सकेंगी यदि ऐसा अध्यक्ष या सदस्य ऐसी नियुक्ति के लिए सहमति देता है, परंतु उस राज्य की बाबत जिसके लिए यथास्थिति सामान्य अध्यक्ष या सदस्य या दोनों नियुक्त किए जाते हैं। इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति धारा 22 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट समिति की सिफारिशें अभिप्राप्त करने के पश्चात की जाएंगी। इसमें 7वां पॉइंट नहीं है। मैं पढ़ देती हूँ। 7वां है धारा 12 के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्र सरकार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली से भिन्न संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्वहन किए जा रहे मानव अधिकारों से संबंधित कृत्यों को आदेश द्वारा ऐसे राज्य आयोग को सौंप सकेगी। 8वां है दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की दशा में मानव अधिकारों से संबंधित कृत्यों के संबंध में आयोग द्वारा कार्यवाही की जाएगी। 8वां है दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की दशा में मानव अधिकारों से संबंधित कृत्यों के संबंध में आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। धारा 22 राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेगा, परंतु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात मुख्यमंत्री अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष का सदस्य, मुख्यमंत्री का अध्यक्ष विधानसभा का अध्यक्ष का सदस्य, उन राज्य के गृह विभाग का पार्षद मंत्री सदस्य, विधानसभा में विपक्ष का नेता, परंतु यह और कि जहाँ किसी राज्य में विधान परिषद है वहाँ उस परिषद का सभापति और उस परिषद में विपक्ष का नेता भी समिति के सदस्य होंगे। परंतु यह और भी कि उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। दूसरा है राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट समिति में कोई रिक्ति है। 23 से राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का त्यागपत्र और हटाया जाना राज्य आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। एक का है
उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहती हुई राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर वह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात किया गया है कि यथास्थिति अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए। दूसरा है उपधारा 1 का में किसी बात के होते हुए भी यदि यथास्थिति अध्यक्ष या कोई सदस्य दिवालिया न्याय निर्णीत किया जाता है या दूसरा है अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है या सीएम मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है या डी है सी है मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने में अयोग्य है। डी है विकृत का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है। या ई है किसी ऐसे अपराध के लिए इसे निर्दोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडादेश किया जाता है जिससे राष्ट्रपति की राय में नैतिक अक्षमता अंतर्ग्रस्त है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा। 24 से राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक 5 वर्ष की जगह 3 वर्ष लिखना है तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले वो अपना पद धारण करेगा और वो पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा। ये इसमें जोड़ा गया है अपना पद धारण करेगा और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा। सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने सदस्य पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा या पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा तथा पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। दूसरा पॉइंट ये बताता है कि 3 वर्ष तक अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। परंतु कोई भी सदस्य 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात अपना पद धारण नहीं करेगा। तीसरा है अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर न रह जाने पर किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। धारा 25 से कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने या उसके कृत्यों का निर्वहन अध्यक्ष की मृत्यु पदत्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में राज्यपाल अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती है। दूसरा है जब अध्यक्ष छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य जिसे राज्यपाल अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है। 26 से राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें। अध्यक्ष और सदस्यों को संदेह वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए परंतु अध्यक्ष या किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। धारा 27 से राज्य आयोग के अधिकार और अन्य कर्मचारी वृंद राज्य सरकार आयोगों का राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी जो राज्य आयोग का सचिव होगा। दूसरा है ऐसे अधिकारी के अधीन जो पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो ऐसे पुलिस और अन्वेषण कर्मचारी वृंद तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी वृंद जो राज्य आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हों।
अब है दूसरा, ऐसे नियमों के अधीन रहती हुई जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं। राज्य आयोग ऐसी अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारी वृंद नियुक्त कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे। तीसरा है, उपधारा 2 के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारी वृंद के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं। 28 है, राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। राज्य आयोग राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा। दूसरा है, राज्य सरकार राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट को राज्य आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित यदि कोई हो जहां राज्य विधानमंडल 2 सदनों से मिलकर बनता है, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष, या जहां ऐसा विधानमंडल एक सदन से मिलकर बनता है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी। 29 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबंधों का राज्य आयोगों को लागू होना। धारा 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 11 को छोड़ के 9, 10, 11 नहीं है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, मतलब 9 से 17 तक है, सिर्फ 11 छोड़ के। और धारा 18 के उपबंध राज्य आयोग 18 तक है, 9 से 18 तक, 11 छोड़ के राज्य आयोग को लागू होंगे और वे निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात आयोग के प्रति निर्देशों का अर्थ लगाया जाएगा कि वे राज्य आयोग के प्रति निर्देश हैं। दूसरा बी है, धारा 10 की उपधारा 3 में महासचिव शब्द के स्थान पर सचिव शब्द रखा जाएगा। धारा 12 के खंड 4 का लोप किया जाएगा। धारा 17 के खंड आई में से केंद्रीय सरकार या किसी शब्दों का लोप किया जाएगा। मानव अधिकार न्यायालय, धारा 30। अध्याय 6 है, मानव अधिकार न्यायालय। मानव अधिकार न्यायालय मानव अधिकारों के अतिक्रमण से उद्भूत होने वाले अपराधों का शीघ्र विचारण करने के लिए उपबंध करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अधिसूचना द्वारा उक्त अपराधों का विचारण करने के लिए प्रत्येक जिले के किसी सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकेगी। परंतु इस धारा की कोई बात तब लागू नहीं होगी जब तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराधों के लिए इस तरह की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जब कोई सेशन न्यायालय परंतु इस धारा की कोई बात तब लागू नहीं होगी जब तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराधों के लिए कोई सेशन न्यायालय पहले से ही विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट है और कोई विशेष न्यायालय पहले से ही गठित है। एक तरह से विशेष लोक अभियोजक। राज्य सरकार प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय के लिए अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। अध्याय 7, वित्त लेखा संपरीक्षा। 32 से केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान। केंद्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी जो केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे। दूसरा है, आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियां खर्च कर सकेगी जो वह ठीक समझे और ऐसी राशियां उपधारा 1 में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेह व्यय मानी जाएंगी। 32, 33 राज्य सरकार द्वारा अनुदान। राज्य सरकार विधानमंडल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात राज्य आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे। दूसरा है, राज्य आयोग
अध्याय 5 के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे, और ऐसी राशियां उपधारा 1 में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेह मानी जाएंगी। चौथे से लेखा और संपरीक्षा आयोग उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जो केंद्रीय सरकार भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक से परामर्श करके विहित करे। दूसरा, आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा नियंत्रण महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय आयोग द्वारा नियंत्रण महालेखा परीक्षक को संदेह होगा। तीसरा है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक के और इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति की उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक के साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं, और विशिष्टता उसे वही लेखे संबंधित बाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज पत्र पेश किए जाने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। चौथा है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक द्वारा इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित आयोगी के लेखे उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित आयोग द्वारा केंद्रीय सरकार के प्रतिवर्ष और केंद्रीय सरकार से संपरीक्षा रिपोर्ट यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी। 35 से राज्य आयोग के लेखा और संपरीक्षा राज्य आयोग उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जो राज्य सरकार भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक से परामर्श करके विहित करे। दूसरा है, राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा नियंत्रण महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय राज्य आयोग द्वारा नियंत्रण महालेखा परीक्षक को संदेह होगा। तीसरा है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक के और इस अधिनियम के अधीन राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक के साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं, और विशिष्टतया उसे वही लेखे संबंधित बाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज पत्र पेश किए जाने की मांग करने और राज्य आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। चौथा है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक द्वारा इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित राज्य आयोग के लेखे उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे, और राज्य सरकार ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट को उसके प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगी। अध्याय 8 है, प्रकीर्ण आयोग की अधिकारिता के अधीन न आने वाले विषय। आयोग किसी ऐसे विषय की जांच नहीं करेगा जो तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन सम्यक रूप से गठित किसी राज्य आयोग या किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित है। दूसरा है, आयोग या राज्य आयोग उस तारीख से जिसको मानव अधिकार का अतिक्रमण गठित करने वाले कार्य का किया जाना अभिकथित है 1 वर्ष की समाप्ति के पश्चात किसी विषय की जांच नहीं करेगा। 37 से विशेष अन्वेषण दलों का गठन तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी जहां सरकार का यह विचार है कि ऐसा करना आवश्यक है वहां वह एक या अधिक विशेष अन्वेषण दलों का गठन कर सकेगी जिनमें उतने पुलिस अधिकारी होंगे जितने वह मानव अधिकारों के अतिक्रमणों से उद्भूत होने वाले अपराधों के अन्वेषण और अभियोजन के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझती है। 38 से सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के बारे में अथवा किसी रिपोर्ट कागज पत्र या कार्यवाही की केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग
या राज्य आयोग के प्राधिकारी द्वारा या उसके अधीन किसी प्रकाशन के बारे में कोई विवाद या अन्य विधिक कार्रवाई केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग, राज्य आयोग या उसके किसी सदस्य अथवा केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के निर्देशाधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी। 39 सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना। आयोग या राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा। आयोग या राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 21 के अंतर्गत लोक सेवक होगा। ये 39 कहती है। 40 से नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। दूसरा है विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता। 40 फिर से देख रहे हैं। नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी यकीनी विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात धारा 8 के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें। बी शर्तें जिनके अधीन अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारी वृंद आयोग द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे तथा धारा 11 की उपधारा 3 के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते। सी है सिविल न्यायालय की कोई अन्य शक्ति जो धारा 13 की उपधारा 1 के खंड 4 के अधीन विहित की जानी अपेक्षित है। डी है वह प्रारूप जिसमें आयोग द्वारा धारा 34 की उपधारा 1 के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार किए जाने हैं। और ई है कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए। 3 है पॉइंट 3 है इस अधिनियम के धारा 3 में बताया गया इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभावी हो जाएगी। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की जाए किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। 40 ए है भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति। 40 की उपधारा 2 के खंड बी के अधीन नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत ऐसे नियमों या उनमें से किसी नियम को भूतलक्षी रूप से किसी ऐसी तारीख से बनाने की शक्ति होगी जो उस तारीख से पूर्वतर ना हो जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है। किंतु किसी ऐसे नियम को ऐसा कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति के जिसको ऐसा नियम लागू हो सकता हो हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। 40 बी है
आयोग की विनियम बनाने की शक्ति। इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगा। दूसरा है विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी यकीनी विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा। अर्थात कहा है धारा 10 की उपधारा 2 के अधीन आयोग द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया। दूसरा है राज्य आयोग द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां और आंकड़े। तीसरा है कोई अन्य विषय जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना या किया जाए। धारा 3 है इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभावी हो जाएगा, किंतु विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। दूसरा है विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी यकीनी विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा। अर्थात का है धारा 26 के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें। दूसरा है वे शर्तें जिनके अधीन अन्य प्रशासनिक तकनीकी वैज्ञानिक कर्मचारी वृंद राज्य आयोग द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे तथा धारा 27 की उपधारा 3 के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते। सी है वह प्रारूप जिसमें धारा 35 की उपधारा 1 के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार किए जाने हैं। तीसरा है इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र जहां राज्य विधानमंडल के 2 सदन है वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधानमंडल का एक सदस्य वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा। 42 से कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। दूसरा है इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। निरसन और व्यावृत्ति। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम संरक्षण अध्यादेश 1993 3 अध्यादेश संख्या 30 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के आदेश की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हाल ही में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन कौन से अधिनियम द्वारा किए गए हैं? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 क्रमांक 19 सन 2019 द्वारा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई? 27 जुलाई 2019 को। चौथा है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 किस तारीख से लागू हुआ? 2 अगस्त 2019 से। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को 1993 को राष्ट्रपति की अनुमति किस तारीख को प्राप्त हुई? तो 8 जनवरी 1994 को। छठवां है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अधिनियम का क्या उद्देश्य है? तो मानव अधिकारों का आर्थिक अच्छा संरक्षण
करना, मानव अधिकारों से संबंधित या उनके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग एवं मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करना। 7वां है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को कितने अध्यायों और धाराओं में बांटा गया है? तो 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं इसमें। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 8 तो पहला वाला है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा। 9वां मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में जम्मू कश्मीर में लागू होने से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह अधिनियम संपूर्णतः जम्मू एवं कश्मीर पर बिना किसी निर्बंधन के लागू होगा, पहला वाला सही है। 10वां मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू किया गया था, तो 28 सितंबर 1993 पहला। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है 11वें का, तो 28/9/1993 को लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को राष्ट्रपति की अनुमति 8 जनवरी 1994 को प्राप्त हुई, तो फिर इस अधिनियम को 28 सितंबर 1993 से प्रभाव में आया हुआ क्यों समझा गया? क्योंकि इस दिन राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश क्रमांक 30 सन 1993 प्रख्यापित किया गया था, सी वाला। 13 है मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के अधीन सशस्त्र बल से क्या अभिप्राय है? 13 का डी है, नौसेना, थल सेना, वायुसेना एवं संघ सरकार के अन्य सशस्त्र बल। 14 है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2B(a) के अनुसार निम्नलिखित में से किसे मुख्य आयुक्त कहा जाएगा? तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 74 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट दिव्यांगजनों के लिए आयुक्त। 15 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा में मानव अधिकार को परिभाषित किया गया है? 2D में। 16 है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21D में दी गई परिभाषा के अनुसार आंसर नंबर सी जीवन, स्वतंत्र, समता और गरिमा का अधिकार है। 17 है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2D के तहत प्रदत्त मानवाधिकार की वैधानिक परिभाषा में कौन सा अधिकार स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है? तो डी वाला व्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम से संबंधित नहीं है। व्यक्ति की जीवन से संबंधित है, स्वायत्तता, लिबर्टी से संबंधित है, समानता से संबंधित है, गरिमा से संबंधित है, फ्रीडम से संबंधित नहीं है। 18 है उच्चतम न्यायालय 18 उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से कौन सी बात में अभिनिर्धारित किया है कि मानवाधिकार बेआधारित, अंतर्निहित, अपरिवर्तनीय, अहस्तांतरणीय अधिकार हैं जिनका कोई व्यक्ति मानव जन्म लेने के फलस्वरूप हकदार होता है। रामदेव चौहान उर्फ राजनाथ चौहान बनाम बानीकांत दास और अन्य। 19 से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा से क्या अभिप्राय है? तो सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा 16 दिसंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा अंगीकृत आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा। सी है केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कोई प्रसंविधा एवं अभिसमय जिसे संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। डी वाला 19 का सही है। 20 है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा धारा 2 में निम्नलिखित कौन से खंड जोड़े गए हैं? तो इसका डी है उपरोक्त सभी, खाका, छाका और जाका। BGHA BAGAHA 20 हो गया। 21 है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा धारा 2 में जोड़ा गया खंड छा का निम्न में से किसकी परिभाषा से संबंधित है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। अधिनियम 2019 द्वारा राज्य धारा 2 में जोड़ा गया खंड जा का निम्न में से किसकी परिभाषा से संबंधित है? राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग। 23 है
मानव अधिकार इस अधिनियम में राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग से अभिप्रेत है। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग सी वाला। 24 से अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग से अभिप्राय संविधान के अनुच्छेद 338 में वर्णित अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग से है। 25 से सी वाला था 24 का। 25 से अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग से अभिप्राय संविधान के अनुच्छेद में वर्णित अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग से तो डी है 338 का। 26 से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग से क्या अभिप्रेत है? तो इसका सी है महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अधीन गठित आयोग। 27 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवा की परिभाषा दी गई है? धारा 2 में। अध्याय 2 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। 28 है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कुल 6 नियुक्त सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 वर्ष 2019 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में हुए संशोधन के उपरांत अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो पहला वाला जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश रहा है। 30 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला वाला न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। 31 इनमें से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं माना जाता है? तो इसका ई है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को। 32 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सेक्रेटरी जनरल न्यायिक अधिकारी नहीं है। आयोग के सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त है, ये भी नहीं। वह आयोग द्वारा विनियमित बनाने के कार्य में सक्रिय भाग लेता है, ये भी नहीं। आयोग के अध्यक्ष द्वारा न्यायिक कार्य प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं, ये भी नहीं। इनमें से कोई नहीं। 33 है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव आयोग के अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा, सिवाय तो न्यायिक कृत्यों के और धारा 40B के अधीन विनियमित बनाने की शक्ति के। हमारा सी वाला आंसर सही है। 34 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। 35 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा होती है? 35 का आ है राष्ट्रपति। छत्तीस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति, बी वाला। 37 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर व मुद्रा द्वारा की जाती है, अधिपत्र द्वारा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का सभापति सदस्य नहीं होता, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता होता है। 39 निम्न में से कौन उस समिति में शामिल नहीं है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति हेतु संस्तुति करती है? तो उपराष्ट्रपति शामिल नहीं है, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, संघ का गृह मंत्री शामिल है। 40 है निम्न में से कौन उस समिति में शामिल है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति हेतु संस्तुति करती है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या अन्य सदस्य अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किस आयु से अधिक होने पर पद पर नहीं बने रहेंगे? 70 वर्ष से। 43 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष की उम्र या 70 वर्ष जो हो जाने पर होता है, इनमें से जो भी पहले आ जाए।
44 वर्ष 2019 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 6 में हुए संशोधन के उपरांत अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा। 45 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किन धारा में मानवाधिकार आयोग की कार्य और शक्तियां उल्लेखित है? 12-13। अधिनियम की धारा 12 में किया गया इन कार्यों की संख्या है 10। इस अधिनियम द्वारा किस धारा द्वारा इस अधिनियम की किस धारा द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायतों की जांच करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दीवानी अदालत के समान सभी शक्तियां प्राप्त है? धारा 13 में। 48 से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच से संबंधित शक्तियों में कौन सी शक्ति सम्मिलित है? तो साक्षियों को बुलाना, उसकी उपस्थिति प्रवर्तित करना, शपथ पत्र उसकी परीक्षा करना, हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना, साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना। 49 इस अधिनियम के अधीन जांच से संबंधित मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रयोग करता है शक्ति दीवानी शक्ति, दीवानी न्यायालय की। 50 शिकायतों की जांच के संबंध में कौन सी धारा में उपबंध किया गया है? धारा 17 में। आयोग अपनी जांच प्रतिवेदन की एक प्रति अपनी सिफारिशों के साथ संबंधित सरकार या प्राधिकारी को भेजेगा। तब संबंधित सरकार या प्राधिकारी साधारणतः कितनी अवधि के भीतर उस प्रतिवेदन पर अपने अभिसमय उस पर की गई या की जाने हेतु प्रस्तावित कार्रवाई के साथ आयोग को अग्रेषित करेगा? 1 माह के अंदर। 52 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत सशस्त्र बलों के संबंध में प्रक्रिया दी गई है? धारा 19 में। 53 सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों को निपटाते समय आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर भारत सरकार उन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की सूचना आयोग को साधारणतया कितनी अवधि में देगा? 3 माह में। 54 राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा के अधीन किया जाता है? 21 के तहत। वर्ष 2019 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में हुए संशोधन के उपरांत अब राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए यह आवश्यक है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश रहा हो। 55 का पहला। 56 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दूसरा असत्य, बाकी सब सही हैं। कि राज्य मानव अधिकार आयोग का सचिव उसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है, ये सही है। राज्य आयोग संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची 2-3 में उल्लेखित प्रविष्टियों में से संबंधित मामलों के बारे में ही मानव अधिकारों से उल्लंघन की जांच करेगा। डी है 2 या अधिक राज्य सरकारों राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की समिति से ऐसे अध्यक्ष यथास्थिति ऐसे सदस्य को एक ही समय में अन्य समय आयोग के लिए नियुक्ति कर सकती है यदि ऐसा अध्यक्ष या सदस्य ऐसी नियुक्ति के लिए सम्मति दे। राज्य आयोग का मुख्य कार्यकाल उसके अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये गलत है। सत्तावन है राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है? राज्यपाल। 58 राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। 59 राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। 60 निम्न में से कौन राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति का सदस्य नहीं होता? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, राज्य में गृह मंत्रालय का प्रभारी मंत्री होता है और विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है। 61 है राज्य आयोग के सदस्यों की पदावधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कोई भी सदस्य दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा, यह असत्य है। राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि के संबंध में धारा 24 में उपबंध किया गया है, ये सही है। राज्य आयोग का सदस्य उसकी नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, ये भी सही है। कोई भी सदस्य 70 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद पद
को धारण करने का पात्र नहीं होगा, ये भी सही है। कोई भी सदस्य दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा, ये गलत है। 61 का डी। 62 राज्य आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को संदेह वेतन एवं भत्ते तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तें व निबंधन किसके द्वारा विहित किए जाएंगे, तो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएंगे। 63 राज्य मानवाधिकार आयोग की वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत की जाएगी, इनमें से कोई नहीं। 63 का है डी। अब 64 है मानवाधिकार उल्लंघन के प्रकरणों के शीघ्रता से विचारण हेतु राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से प्रत्येक जिले के एक सेशन न्यायाधीश को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी। यह अधिनियम की कौन सी धारा में उपबंधित है? धारा 30 में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति किया जा सकता है किसी ऐसे एडवोकेट को जो एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर रहा हो कम से कम 7 वर्षों से कम नहीं हो। 65 का डी है। 66 है राज्य सरकार प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय के लिए उस न्यायालय में मामलों को संचालित करने के प्रयोजनार्थ किसी विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में निर्दिष्ट करेगी, तो किसी लोक अभियोजक को पहला वाला भी सही है, और किसी ऐसे अधिवक्ता को जो कम से कम 7 वर्षों से विधि व्यवसाय कर रहा हो। आ या बा मतलब सी वाला सही है हमारा। अध्याय 7 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का कौन सा अध्याय वित्त लेखा एवं लेखा परीक्षा के संबंध में उपबंध करता है? अध्याय 7। 68 राष्ट्रीय आयोग के लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करने का प्रपत्र केंद्रीय सरकार किसके परामर्श से विहित करेगी? भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। 69 राज्य आयोग के लेखा का वार्षिक विवरण तैयार करने का प्रपत्र राज्य सरकार किसके परामर्श से विहित करेगी? भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग उस तारीख से जिसको कि मानव अधिकारों के उल्लंघन करने वाला कृत्य किए जाने का आरोप किया गया है कितनी अवधि के बाद किसी मामले में जांच नहीं करेगा? 1 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद। 71 सद्भाव में की गई कार्रवाइयों का संरक्षण कौन सी धारा प्रदान करती है? तो धारा 38 सी वाला सही है। 72 है निम्नलिखित में से किसे भारतीय दंड संहिता 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा? तो हमारा इसका डी सही है। राष्ट्रीय आयोग का प्रत्येक सदस्य राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रीय आयोग का राज्य आयोग द्वारा इस निमित्त अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त अधिकारी। 73 कौन सी धारा पूर्ववर्ती प्रभाव से नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है? 40 का। 73 का 40 का। 74 केंद्र सरकार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में पूर्ववर्ती प्रभाव से नियम बनाने की शक्तियां धारा 40A में है। 75 धारा 40B के अधीन विनियम बनाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। 76 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को विनियम बनाने के लिए किसका पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होता है? तो केंद्रीय सरकार का। 77 है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन किसी प्रावधान के क्रियान्वयन में उत्पन्न किसी कठिनाई को निराकृत करने की शक्ति केवल केंद्र सरकार को। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ने निरस्त किया है मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश 1993 को। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।